हेलो एवरीवन। क्लास 11th के केमिस्ट्री के इस नए लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 11th के लिए और IIT जेई नेट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वांटम नंबर क्या होते हैं जान लेते हैं। क्वांटम नंबर एक सेट होता है चार नंबर का एक सेट होता है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें पता चलती है क्वांटम नंबर से। जैसे इलेक्ट्रॉन की लोकेशन, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसकी कितनी एनर्जी होगी, टाइप ऑफ ऑर्बिटल, और वो कौन से ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है, कौन सा ऑर्बिटल उसने ऑक्यूपाई किया है, और उसके ऑर्बिटल की शेप कैसी होगी, ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के अराउंड जो ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उस ऑर्बिटल में वो किस डायरेक्शन में रोटेट करता है। मान लीजिए वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है लाइक दिस, या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें किससे मिलती है? क्वांटम नंबर से। चार नंबर का एक सेट होता है। जो अलग अलग क्वांटम नंबर हैं, चार नंबर, वो देखते हैं कौन से हैं। जैसे सबसे पहले है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसके बाद है एजीम्यूथल और एंगुलर या सब्सिडरी और सेकेंडरी क्वांटम नंबर, और एक होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और एक होगा स्पिन क्वांटम नंबर। जो फोर्थ है वो होगा स्पिन क्वांटम नंबर। और इन सब के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये सभी क्या होंगे इनके बारे में हम कंप्लीटली देखते हैं। तो सबसे पहले है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा? हमें वो इलेक्ट्रॉन के कौन सी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करेगा। वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक इम्पोर्टेंट क्वांटम नंबर होता है। वो बताता है प्रिंसिपल एनर्जी लेवल और सेल। वो इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी लेवल से या किस सेल से बिलोंग करता है ये बताता है। इलेक्ट्रॉन कौन सी सेल के अंदर प्रेजेंट है और उस सेल का कितना एनर्जी होगी, और उसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसकी वैल्यू 0 को छोड़कर 1 2 3 ऐसे होती है एटसेट्रा, 1 2 3 4 5 लाइक दिस। लेकिन 0 कभी भी नहीं होगी। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है स्मॉल एन, उसकी वैल्यू। और वेरियस प्रिंसिपल एनर्जी सेल ऑल्सो डिजाइन बाय द लेटर। जो अलग अलग सेल होती हैं प्रिंसिपल सेल बोलते हैं। प्रिंसिपल एनर्जी की सेल उसको KLMNOP ऐसे चलते रहेंगे एटसेट्रा, इनसे डिनोट किया जाता है, उनको डिजाइन किया जाता है। और न्यूक्लियस से शुरुआत होती है। जैसे ये न्यूक्लियस, इसके साथ वाली जो पहली सेल है वो K सेल है, उसके बाद L, ऐसे ही चलती रहेंगी, फिर M, और उसके बाद N, ऐसे न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे और ये चलती रहेंगी। और जो के सेल होती है वो सबसे कम एनर्जी की होती है। जो न्यूक्लियस के पास होगी वो सबसे कम एनर्जी की होती है। जैसे ही हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो जो सेल होती हैं उसकी एनर्जी बढ़ती जाती है। और KLMNOP ऐसे उनको डिजाइन किया गया है। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें कौन सी इंफॉर्मेशन देता है वो देखते हैं। एवरेज डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। मान लीजिए ये न्यूक्लियस और इस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इस न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस होगी, एवरेज डिस्टेंस, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और दूसरे वर्ड्स में आप क्या कह सकते हो, वो साइज ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो साइज होता है उसके बारे में हमें बताता है। जितना ही मतलब इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस होगी न्यूक्लियस से ज्यादा दूर, उतना ही उसका साइज भी इंक्रीज होता जाएगा। और उसके बाद कंप्लीट डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स। या तो हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक मतलब जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, उसकी एनर्जी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। और जो एनर्जी का एक्सप्रेशन है वो जैसे En इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर me⁴ डिवाइडेड बाई n²h²। m जहाँ पे मास होगा और E चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन का और h होगा प्लैंक्स कांस्टेंट। और उसके बाद जो फर्स्ट प्रिंसिपल सेल है K सेल, n की वैल्यू 1 होगी।
और के एल के लिए एन की वैल्यू 2 सेकंड सेल, और इसकी ये थर्ड सेल है, एन की वैल्यू 3, और ऐसे ही चलता रहेगा। और एनर्जी मैंने आपको पहले ही बताई है, जो के सेल होती है न्यूक्लियस के पास उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। जैसे ही हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो उनकी एनर्जी बढ़ती जाती है। और द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी प्रिंसिपल सेल इज गिवन बाय 2n²। किसी भी प्रिंसिपल सेल के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वो 2n² फार्मूला से हमें पता चलता है। n होगा यहाँ पे प्रिंसिपल सेल, मान लीजिए k सेल है हमारी, तो n की वैल्यू होगी 1। और कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम के सेल के अंदर, वो 2n² फार्मूला से हम बता सकते हैं। तो 2 इंटू एन की वैल्यू होगी 1, के सेल फर्स्ट सेल के लिए एन की वैल्यू 1 होगी, तो 2 इंटू 1² तो इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। जो के सेल है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और उसके बाद जो सेकंड क्वांटम नंबर है एजीमुथल और एंगुलर मोमेंटम या सब्सिडरी या फिर सेकेंडरी क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो हमें किस बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें बताता है नंबर ऑफ सब सेल प्रेजेंट इन द मेन सेल। जो मेन सेल होती है जैसे के एल एम एन, ये जो मेन सेल है उसके अंदर कितनी सब सेल प्रेजेंट है वो बताता है। एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी सेल, किसी भी सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन का कितना एंगुलर मोमेंटम होगा उसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और फिर है गाइज थर्ड जो इंफॉर्मेशन है रिलेटिव एनर्जी ऑफ द वेरियस सब सेल। जो एक सेल के अंदर सब सेल होती है वो किसने बताया, जो कि स्मॉल एल है, सब्सिडरी क्वांटम नंबर, एजीमुथल या एंगुलर क्वांटम नंबर एल ने हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। तो जो ये सब्सिडरी क्वांटम नंबर है वो वेरियस सब सेल की एनर्जी, अलग अलग जो सब सेल होंगे किसी भी सेल के अंदर उनकी कितनी एनर्जी होगी हमें ये भी बताता है। एंड शेप ऑफ वेरियस सब सेल प्रेजेंट विद इन द सेम प्रिंसिपल सेल, एक ही प्रिंसिपल जो सेल है उसके अंदर कितनी सब सेल होंगी उनकी शेप के बारे में भी बताता है, कैसी शेप बनेगी उनकी। और जो L की वैल्यू होती है वो होती है 0 से n-1। मान लीजिए हमारे पास K सेल है तो n की वैल्यू कितनी होगी 1, और जो L की वैल्यू होगी 0 to n-1, 0 से n-1 मतलब 1-1 0 0 ही होगी। मान लीजिए हमारे पास के L सेल है, सेकेंड सेल है, तो n की वैल्यू 2 और L की वैल्यू क्या होगी 0 से n-1 0, उसके बाद n-1 2-1 0 और 1 ऐसे। तो फर्स्ट सेल के लिए क्या है, n की वैल्यू 1 थी के सेल के लिए, तो L क्या होगा 0। और सेकंड सेल है L की सेकंड सेल जो L है उसके लिए n की वैल्यू 2, तो 0 से n-1 L की वैल्यू एक तो 0 होगी और एक 1 होगी। ऐसे ही जैसे हमारे पास फोर्थ सेल है तो फोर्थ सेल के लिए n की वैल्यू, जो मेन सेल है प्रिंसिपल सेल, n की वैल्यू 4 होगी। तो इसमें जो L की वैल्यू होंगी वो होगी 0 से n-1 0, उसके बाद n-1 तक होंगी, n-1 4-1 3, 0 से 3 तक होंगी, उसके बीच में क्या क्या 1 और 2, 0 से 3 तक ये सभी आ जाएंगे उसके अंदर। तो ये हमारी L की वैल्यू आ जाएंगी। और L की जो हर एक वैल्यू है एक अलग अलग सब सेल को रिप्रेजेंट करती है, वो L की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। अगर L की वैल्यू 0 1 2 3 4 ऐसे आई है, अगर अकेला 0 आई है L की वैल्यू 0 तो रिप्रेजेंट करता है S सब सेल। ये स्मॉल s p d f g h जो लिखे गए हैं वो सब सेल होती हैं। तो L की वैल्यू अगर 0 है तो वो S को रिप्रेजेंट करती है, 1 P सब सेल को रिप्रेजेंट करेगी, 2 है L की वैल्यू तो वो D सब सेल को रिप्रेजेंट करती है, 3 F सब सेल को रिप्रेजेंट करेगी। अगर L की वैल्यू 4 होगी तो वो G सब सेल को रिप्रेजेंट करती है। अगर L की वैल्यू 5 है तो वो H सब सेल को रिप्रेजेंट करती है। ये अलग अलग हमारे पास सब सेल की रिप्रेजेंटेशन होती है। तो L की वैल्यू से हम कैसे अलग अलग जो सब सेल होंगी वो ऐसे बता सकते हैं। और अगर जो प्रिंसिपल सेल के थी हमारी n की वैल्यू 1, उसमें L की वैल्यू सिर्फ 0 आई, इसका मतलब उसके अंदर एक ही सब सेल है पहली सेल के अंदर, वो क्या है S सब सेल।
जो सेकंड प्रिंसिपल सेल थी L, जिसमें n की वैल्यू 2 थी, उसमें 0 से n-1 लिखा तो हमारे पास दो सब सेल आई, 0 और 1। 0 का मतलब S सब सेल और 1 का मतलब P सब सेल, दो आई हमारी। अगर n की वैल्यू 3 है, जो थर्ड प्रिंसिपल सेल है, जो M सेल होती है, उसमें 3 सब सेल होंगी। इसका मतलब कौन सी होंगी? 0 से n-1, 0 से 3 तक 1 और 2 और 3, तो टोटल कितनी हो गई? ये सब सेल हुई S, P, D और F। सॉरी, 0 से n-1, 3-1, 2, 0, 1 और 2, ये 3 सब सेल होंगी इसके अंदर। 0 का मतलब S सब सेल, 1 का मतलब P और 2 का मतलब D, 3 सब सेल होंगी। और अगर n की वैल्यू 4 है, n सेल है, जो मेन सेल n की वैल्यू 4, तो उसके अंदर 0 से n-1, 4-1, 0 से 3, उसके बीच में 1, 2 ये भी आ जाएंगे। तो टोटल कितनी होंगी? 4 सब सेल होंगी। इसका मतलब S सब सेल, 1 का मतलब P और 2 का मतलब D सब सेल और 3 का मतलब F सब सेल। 4 सब सेल होंगी इसके अंदर। तो ऐसे हम बता सकते हैं, अगर जब n की वैल्यू 1 थी, K, L, ये L के लिए, ये M के लिए और ये N। अगर n की वैल्यू 1 थी तो कौन सी सब सेल आई? S। n की वैल्यू 2 थी तो S और P दो आई, 3 थी तो S, P, D और 4 है तो S, P, D, F, 4 सब सेल आई। तो एक सेल के अंदर कितनी सब सेल होती हैं गाइज, वो हम बता सकते हैं किसकी हेल्प से? जो सेकेंडरी क्वांटम नंबर है, सब्सिडरी या एजुमेथल क्वांटम नंबर, उसकी हेल्प से हम बता सकते हैं। और जो थर्ड क्वांटम नंबर है वो होगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है, या m1 भी बोल सकते, सॉरी ml भी बोल सकते हैं। और ये क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में बताता है? सबसे पहले तो रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द फैक्ट दैट व्हेन द सोर्स प्रोड्यूसिंग द लाइन स्पेक्ट्रम इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी सोर्स है जो लाइन स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी लाइन बनती है, तो वो अगर एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें उस चीज को, तो हर एक जो स्पेक्ट्रल लाइन होगी वो टूट जाएगी अलग अलग लाइन के अंदर। उसको बोला जाता है जीमन इफेक्ट। तो हम तो जो क्वांटम नंबर पढ़ रहे हैं गाइस, वो देख लेते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें किस बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल m या ml से रिप्रेजेंट किया जाता है, अगर हमें l की वैल्यू पता है तो हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कैसे बताएंगे? -l से +l तक। -l लिखा हमने और +l, और उसके बीच में जितने भी नंबर आएंगे वो भी लिखेंगे। और किसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइन द नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन एनी सेल। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, आप पजल मत होना। सबसे पहले मैंने बताया कोई सेल होती है, कोई सेल होगी जो मेन सेल है, प्रिंसिपल सेल। उस प्रिंसिपल सेल के अंदर, जिसको n से रिप्रेजेंट किया, उसके अंदर फिर मैंने क्या बताया, उस सेल के अंदर सब सेल होंगी, और वो सब सेल हमें L से बता सकते हैं हम किसी भी सेल में कितनी सब सेल होंगी। और अब तीसरी बात हम क्या पढ़ने वाले हैं, उन सब सेल के अंदर भी ऑर्बिटल होंगे, और उन ऑर्बिटल को हम जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है m या फिर ml, उससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप इनको अच्छे से समझ जाना। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें किसी भी सब सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। किसी भी सब सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे। और ऑर्बिटल मैं आपको बता चुकी हूँ, ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में अच्छे से डिफरेंस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पीछे इस वीडियो को सर्च कर सकते हो, सोनिया शर्मा केमिस्ट्री क्लासेस में, डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ऑर्बिटल एक स्पेस होता है वेयर द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। वो एक स्पेस होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन के होने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है उस स्पेस के अंदर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मैंने क्या बताया, -l से +l तक। और जैसे बताएंगे हम, जैसे l की वैल्यू अगर 0 थी हमारे पास, n की वैल्यू शुरुआत में 1, l की वैल्यू क्या लिखी थी मैंने, 0 to n-1, और m की वैल्यू क्या होगी, -l से +l तक।
जब n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू क्या होगी, 0 to 0, 0 ही होगी। l की वैल्यू 0 तो m की वैल्यू भी क्या होगी, -0 से +0, इसका मतलब 0 ही होगी। तो l की वैल्यू जब 0 होगी तो m क्या है, 0। इसका मतलब जो s सब सेल आई थी हमारी, यहाँ पे k सेल थी, उस सेल के अंदर हमारा क्या आया, एस सब सेल आई। उस एस सब सेल के अंदर फिर 0 बचा, इसका मतलब एस सब सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे, 0 का मतलब उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल होगा। और वो कौन सा ऑर्बिटल होगा, वो एस ऑर्बिटल होगा एस सब सेल के अंदर। और अगर एल की वैल्यू 1 होगी, अगर एल की वैल्यू 1 आई थी तो मैंने आपको बता रखा है एल की वैल्यू अगर 0 है, 1 2 3 4 ऐसे है, तो ये एस सब सेल होगी, ये पी और ये डी और ये एफ ये जी ऐसे चलता रहेगा। तो जब एल की वैल्यू 1 है मतलब पी सब सेल है जब हमारी, तो एम की वैल्यू क्या होगी, -l से +l तक। तो एल की वैल्यू क्या है, 1, तो -1 से +1 तक और बीच में क्या आ जाएगा, 0। तो m की वैल्यू 3 आई हमारी, -1 0 और +1। इसका मतलब जो p सब सेल है उसके अंदर ये जो 3 चीजें आई हैं हमारी, इसका मतलब उसमें 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे। तो जो p सब सेल है उसके अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे, 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे और उन ऑर्बिटल का नाम होगा px, py और pz। 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे p सब सेल के अंदर। ऐसे ही जैसे s में कोई ऑर्बिटल नहीं, एक ही ऑर्बिटल होता है तो हम s को ऐसे लिखते हैं। और p के अंदर 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे, एक p सब सेल उसके अंदर 3 ऑर्बिटल, तो हम ऐसे 3 बॉक्स बना के लिखते हैं। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आपको ऐसे ही ये बॉक्स यूज करने होते हैं। एस और पी के लिए 3 और डी के लिए 5 होते हैं। वो ही यहीं से पता चलता है कि किस सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं। और उसके बाद अगर एल की वैल्यू 2 है, एल की वैल्यू जब 2 होगी तो कौन सी सब सेल होगी, डी सब सेल। डी सब सेल एम की वैल्यू आएगी -2 से +2 और उसके बीच में जितने भी नंबर होंगे -1 0 +1, ये 1 2 3 4 5 5 वैल्यू आई है हमारी यहाँ पे। तो जो डी सब सेल होगी उस डी सब सेल के अंदर 5 ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे और डी सब सेल के अंदर 5 ऑर्बिटल होंगे। तभी तो आप जब डी सब सेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन भरते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो आप 5 बॉक्स बनाते हो। तो डी सब सेल लिखी है मैंने यहाँ पे और उस डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल बनाए मैंने, 5 ऑर्बिटल बनाए। और उन 5 ऑर्बिटल की शेप हम आगे जानेंगे और वो होते हैं dxy, dyz, dzx और dx² y² और dz²। वो हम आगे जानेंगे और उनकी शेप के बारे में भी पढ़ेंगे। अगर l की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 3 है मतलब f सब सेल, आपको ये बात याद रखनी है, l की वैल्यू 0 1 2 3, तो सब सेल कौन सी होगी, s p d f। l की वैल्यू जब 3 है तो कौन सी सब सेल होगी, f सब सेल। f सब सेल और m की वैल्यू क्या होगी, -3 से +3 तक और उसके बीच में जितने भी नंबर होंगे -2 -1 0 +1 +2 कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें 7 वैल्यू हमारी आई है। इसका मतलब जो एफ सब सेल है उसके अंदर 7 ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे, 7 ऑर्बिटल उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। और हमें आज तक उनकी कंप्लीट शेप के बारे में हम नहीं बता सकते हैं। एफ सब सेल के अंदर 7 ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे। तो ऐसे हम किसी भी सब सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे वो हम बता सकते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की हेल्प से। और फोर्थ जो हमारा क्वांटम नंबर होगा वो है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल s से रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर ms से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इससे हमें क्या पता चलता है कि जिस भी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, तो वो किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, या तो वो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज।
तो ये इलेक्ट्रॉन है किसी भी एटम में नॉट ओनली मूव अराउंड द न्यूक्लियस बट ऑल्सो स्पिन अबाउट इट्स एक्सिस। जैसे अर्थ है वो सन के अराउंड भी रिवॉल्व करती है, लेकिन वो खुद की एक्सिस के अराउंड भी रिवॉल्व करती है। कोई भी जो बॉडी है वो सन, जैसे अर्थ सन के अराउंड भी रोटेट करती है और एक खुद की एक्सिस के अराउंड भी रोटेट करती है, तो उसका कुछ न कुछ स्पिन क्वांटम नंबर होता है। जब कोई भी चीज स्पिन करती है तो उसका कुछ न कुछ स्पिन क्वांटम नंबर जरूर आता है। ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन है एक ऑर्बिट के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड जब वो इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है तो वो न्यूक्लियस के अराउंड भी रोटेट कर रहा है और वो खुद की एक्सिस के अराउंड भी रोटेट कर रहा है, और वो खुद की एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है। तो हमें जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो बताता है डायरेक्शन ऑफ स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिटल। किसी भी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो न्यूक्लियस के अराउंड स्पिन करता है, तो वो किस डायरेक्शन में स्पिन करता है। इस डायरेक्शन को तो बोला जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर वो ऐसे रोटेट कर रहा है। और जो उल्टा होगा इस डायरेक्शन को बोला जाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये यहाँ पर दिखा रखा है स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है वो खुद की एक्सिस के अराउंड भी रोटेट करता हुआ शो कर रखा है। तो गाइज ये कौन सी डायरेक्शन बताई है मैंने, तो मैं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, और ये कौन सी डायरेक्शन बताई है मैंने, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जो स्पिन क्वांटम नंबर है जिसकी वैल्यू ms होती है या स्मॉल s, उसकी दो ही वैल्यू होती है +½ और -½ जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उसको आप +½ से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट करता है तो उसको आप -½ बताओगे। तो ms की या फिर s की दो ही वैल्यू होंगी, +½ और -½ और अगर कोई इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे रोटेट करता है अपनी एक्सिस के अराउंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसको आप इस एरो से रिप्रेजेंट करते हो ऊपर की तरफ। और जो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे रोटेट करेगा तो आप डाउनवर्ड जो एरो है उससे रिप्रेजेंट करते हो उसकी रोटेशन को। आपने कभी देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हो तो एक तो इलेक्ट्रॉन ऐसे भरा गया है और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भरा गया है, इनको आप ये कंप्लीट एरो दिखा सकते हो। तो ये तो होगी +½ वैल्यू और इस इलेक्ट्रॉन के लिए होगी -½ वैल्यू। और ये क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में एक्सप्लेन करता है। और स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन बिहेव करता है एक मैग्नेट की तरह विद डेफिनेट मैग्नेटिक मोमेंट। जब भी कोई चीज घूमती है किसी एक्सिस के अराउंड तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करती है। तो वो घूमता हुआ जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरह बिहेव करता है, एक माइक्रोमैग्नेट की तरह। और अगर वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, अगर वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है तो ये तो श्योर है कि उसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो किसी अगर कोई भी ऑर्बिटल है उसमें दो इलेक्ट्रॉन है तो दो मैग्नेटिक मोमेंट अपोज करेंगे एक दूसरे को और वो कैंसिल कर देंगे। एक तो ऐसे इलेक्ट्रॉन है एक ऑर्बिटल के अंदर और एक ऐसे इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों का अलग अलग मैग्नेटिक मोमेंट होगा और वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। और अगर हाफ फील्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट सब्सटेंस हैज नेट मैग्नेटिक मोमेंट, अगर ऐसे एक ही इलेक्ट्रॉन है उस ऑर्बिटल के अंदर तो उसका कुछ न कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा, और जो मैग्नेटिक मोमेंट उसका कुछ न कुछ होगा तो उस जो एलिमेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। और ऑर्बिटल मोशन की तरह जो स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन है उसका एंगुलर मोमेंटम कुछ ना कुछ होगा, और स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, s × s+1 h कट √ जो h कट है वो h/2π होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2π। और उसके बाद जो टोटल स्पिन है n × 1/2। मान लीजिए हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है, p सब सेल है और उसके अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन है, तो n की वैल्यू है कितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हाफ फील्ड जो प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये पेयरिंग नहीं कर रखी है, अकेला है। अगर ये ऐसे है तो इसकी पेयरिंग कर रखी है, अगर ये अकेला है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। टोटल जो स्पिन निकालते हैं वो कितना होगा, n × 1/2। तो गाइज ये था आज का हमारा टॉपिक क्वांटम नंबर का, जो आपके एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।